देखिए, अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास मल्टीपल करियर ऑप्शंस आते हैं। सबका सपना अलग अलग होता है। किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को सिंगर बनना होता है, किसी को डिफेंस में जाना होता है, तो किसी को डीएम बनना होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एसडीएम भी बनना होता है। एसडीएम का मतलब होता है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, और ये एक ऐसा पद होता है जो कि डीएम के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल पद होता है, और ये पद ऐसा होता है जिसमें आप प्रमोट होकर डीएम तक भी जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एसडीएम किस प्रकार से बन सकते हैं, एसडीएम बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, कितना समय लगेगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, आपकी सैलरी कितनी होती है, एसडीएम की पावर कितनी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसडीएम कौन होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उप प्रभागीय न्यायाधीश। ये एक ऐसा सिविल सर्वेंट होता है जिसके अंडर में A to Z लिखा जोखा होता है। बहुत सारे लाइसेंस होते हैं जिनको ये वितरित करते हैं, देने का काम इनका होता है। इनके सिग्नेचर के बिना कोई भी लाइसेंस इशू नहीं होता है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम करना हो तो इनकी अनुमति चाहिए होती है। डिस्ट्रिक्ट में कोई आपदा आती है तो उस आपदा से निपटने के लिए जो भी सरकारी पैसा आता है वो सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचाने का काम इनका होता है। इनका संपर्क छोटे से छोटे ग्रामीण प्रधान से लेकर बड़े से बड़े विधायकों तक रहता है। जितने भी नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, वीडीओ होते हैं, बीडीओ होते हैं, सब इनके अंडर में रहते हैं और इनके ऑर्डर पर ही काम करते हैं। तो एक हिसाब से पावर बहुत बड़ी होती है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी दी जाती है, आवास दिया जाता है रहने के लिए जो कि एक बंगला होता है, इन्हें सुरक्षा दी जाती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि एक एसडीएम को दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, एसडीएम बनने के लिए आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन आते हैं एग्जाम के। पहला तो आप स्टेट पीएससी यानी पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास यूपीएससी। इन एग्जाम्स को देने के लिए अगर हम क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 40 वर्ष के अंदर होनी चाहिए एवं 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। चलिए अब हम स्टेप वाइज समझते हैं कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन पार करना है। कोशिश करें कि ग्रेजुएशन में आप पढ़ाई करें, क्योंकि आज बहुत सारे कॉलेज आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं, केवल आइए आप एग्जाम देकर चले जाइए। तो ऐसा कॉलेज चुनिए जहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई होती हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। कोशिश करिए अगर आप ग्रेजुएट अभी नहीं हैं तो आप ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे विषय लेने की जिनमें आपको यूपीएससी या फिर पीसीएस से रिलेटेड सब्जेक्ट मिल जाएं। जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो उसमें आपको सोशल साइंस मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगी, हिस्ट्री मिलेगी। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्तंभ होते हैं पीसीएस या फिर यूपीएससी का। तो इन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए चीज़ों को। हाँ, वो बात अलग है कि ग्रेजुएशन में हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और जो यूपीएससी के लेवल में आती हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो उसके लिए आपको किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा तैयारी के लिए। अब अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप स्टेट पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही रहता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग राज्यों के आधार पर। अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लगभग यूपीएससी और पीसीएस का जो सिलेबस होता है उत्तर प्रदेश का, वो लगभग सेम ही रहता है। एक पढ़ाई करके आप 2 या 2 से अधिक एग्जाम दे सकते हैं आसानी से। अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहला होता है आपका प्रारंभिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है साक्षात्कार। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो प्रीलिमिनरी, दूसरा होता है मेंस एंड देन होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू एक टाइप का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। सबसे पहले जो आपको प्रीलिम्स एग्जाम मिलता है उसमें आपके कुल 2 पेपर होते हैं और ये 200 नंबर के होते हैं और ये क्वालिफाइंग होते हैं। इनको जब तक आप पास नहीं करते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आधे से ज़्यादा लोग इसी में लटक जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी भयानक होती है और नेगेटिव मार्किंग जो सही उत्तर होते हैं उन्हें भी ले डालती है। तो आपको बहुत ही केयरफुली जवाब देना है हर चीज़ का।
और जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तब आपके पास सबसे कठिन परीक्षा आती है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा होती है, जिसे कहा जाता है यूपीएससी मेंस। इसमें कुल 9 पेपर आपके होते हैं और ये 9 पेपर जब आप पास करते हैं उसके बाद आपके पास कॉल आता है इंटरव्यू के लिए और फिर आपको देना होता है इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं देन उसके बाद आप चयनित होते हैं और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। यदि हम बात करें एक एसडीएम की शुरुआती सैलरी कितनी होती है, तो एक एसडीएम की शुरुआती सैलरी 53,100 रुपये से स्टार्टिंग होती है और वो अलग अलग राज्यों पर भी निर्भर करता है कि वो राज्य अपने अपने सिविल सर्वेंट को कितने से स्टार्टिंग सैलरी दे रहे हैं। पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो 53,100 रुपये तो लगभग स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि समय के साथ बढ़ती जाती है और इसके अतिरिक्त सभी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। और वैसे भी जब आप एक बार पावर में आ गए तो आपको पैसों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। पर एक चीज़ मैं फिर से कह दूं कि ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये वीडियो देखने में जितना आसान लग रहा है, ये एग्ज़ाम दरअसल उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि 12-12 घंटे पढ़ाई करने की क्षमता रखते हैं, एक चीज़ को अच्छे से समझकर फिर उसे दोबारा से समझाने की क्षमता रखते हैं। ये केवल उनके लिए है, क्योंकि 12 लाख छात्रों में से 600 से 700 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर आप उन 600 से 700 लोगों में से हैं, आपको लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप ज़रूर प्रयास करिए। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप किस प्रकार से एसडीएम बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।